गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने आपको ऑनलाइन क्लास जो मैंने लिया था गूगल मीट के द्वारा, उसमें मैंने अलंकार की विस्तृत चर्चा की थी और अलंकार के विभिन्न भेदों की चर्चा आपसे की थी। आज इस क्लास में हम लोग जो है अलंकार से जुड़े प्रश्न उत्तर कार्य जो आपके अभ्यास सागर पुस्तक की पाठ संख्या 8 में उल्लेखित है उसके कार्यों को देखेंगे। और इस पाठ में जो है अलंकार, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति और अपठित काव्यांश से जुड़े प्रश्न उत्तर कार्य को करेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं। पाठ संख्या 8 जो अलंकार से संबंधित है। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में बच्चों कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है। यह देखकर ऐसा लगता है मनो नीलमणि शैल पर सुबह की पहली धूप पड़ रही हो। यहाँ रंग की समानता के कारण श्यामल शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है। मैंने कहा था कि जब उपमेय में उपमान की संभावना, जिस पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? ज्यों, जनु, जानो, मानो, मनु, मनहु इत्यादि शब्दों के माध्यम से इसकी पहचान की जाती है। तो यहाँ याद रखिए, बिंदुओं में भी उसी की परिभाषा दी गई है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो आप इसे पढ़ेंगे कि जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मनु, जनो, जानु, जनहु शब्द का भी प्रयोग है। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार को स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है संभावना। प्रश्न है, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर, यानी अर्जुन का शरीर जो है वो उपमेय है और उसकी कल्पना हवा के जोर पर जगते हुए सागर यानी उपमान से की गई है। यहाँ मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें बच्चों, दूसरे नंबर का। वह है, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बंठन सवर के। ऊपर की दी गई पंक्तियों में मेघों के आने की तुलना उपमेय गाँव में सज धज कर आने वाले मेहमान उपमान के साथ की गई है ना, संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ ज्यों का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब तीसरा नंबर सवाल देखें बच्चों, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। पहले पढ़ेंगे हम, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियाँ। अब उपयुक्त पंक्ति में कली शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है परंतु दो अर्थ हैं, तो यह श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा, है ना। यानी जो कली है उसमें दो अर्थ छिपे हैं। एक तो फूल की पूर्व स्थिति को कली कहते हैं और दूसरा यौवन की पूर्व अवस्था को भी यहाँ कली के रूप में संबोधित किया गया है। तो यहाँ श्लेष अलंकार का ये उदाहरण है। अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है तथा मोती मानुष चुन के संदर्भ में इसके क्रमशः तीन अर्थ हैं, चमक, सम्मान और जल। बच्चों, याद रखने वाली परिभाषा क्या है कि जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो पर उससे अर्थ अधिक उत्पन्न हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब निम्नलिखित पंक्तियों में चौथा नंबर जो सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से श्लेष अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है, लूट लिया माली ने उपवन को। यहाँ माली शब्द में श्लेष अलंकार है क्योंकि माली के दो अर्थ यहाँ बोधित हो रहे हैं, एक बागवान और दूसरा ईश्वर। फिर है अगला उदाहरण बच्चों, मंगन को देख पट देत बारी बारी।
अब यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार का प्रयोग है तथा मंगन के संदर्भ में दो अर्थ यहाँ स्पष्ट हैं। पहला कपड़ा और दूसरा दरवाज़ा, यानी पट के यहाँ दो अर्थ आ रहे हैं, दरवाज़ा और कपड़ा। अब 5वें नंबर सवाल की चर्चा करते हैं बच्चों। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहली बार घटा का अर्थ काले बादल हैं और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हो जाना है। ठीक है, अब अन्य उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। इस उदाहरण में हम देखें कि यहाँ बेर के 3 दाने और 3 बार यानी समय का बोध हो रहा है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। यानी एक ही शब्द का प्रयोग अगर एक से अधिक बार हो और उसका हर बार अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब आगे देखिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से इसे समझें। 6ठे नंबर प्रश्न के अनुसार कि निम्नलिखित पंक्तियों में से यमक अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। तो यहाँ बच्चों पहला जो उदाहरण है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस उदाहरण को यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 2 बार कनक कनक शब्द आया है और दोनों ही बार उसके अर्थ भिन्न हैं। एक बार उसका अर्थ सोना है और दूसरी बार धतूरा है। यानी जिस प्रकार सोने के प्राप्त हो जाने से अधिक मिल जाने से कोई व्यक्ति मादक बन जाता है, मादक हो जाता है, बौरा जाता है, ठीक उसी तरह अगर धतूरा का बीज खा लिया जाए तो मादकता हावी हो जाती है और व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों। माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। अब यहाँ मन का शब्द जो है, इस पंक्ति में मन का शब्द के 2 अर्थ हैं। एक होता है मोतियों की माला, मोती, और दूसरा मन का है ना, मोती। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है ना, हृदय का। एक मोती होता है और दूसरा हृदय का, अतः यहाँ यमक अलंकार हुआ है। तीसरा उदाहरण देखें। वह पाकर एक धोती प्रतिदिन उसे धोती। अब बच्चों इन पंक्तियों में धोती शब्द के 2 अर्थ प्रतीत हो रहे हैं। एक 2 बार चूँकि यह प्रयोग हुआ है और दोनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। धोती के 2 अर्थ होते हैं। एक तो वस्त्र जिसे हम पहनते हैं कमर के नीचे, और दूसरा होता है क्रिया, धोना, जो यहाँ यमक अलंकार में प्रयुक्त हुई है। हम निम्नलिखित 7वें नंबर प्रश्न को देखें। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूँछ में आग भी नहीं लगी है कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, है ना। तो यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। पूँछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति है। यानी जिस पद में बातों को वास्तविकताओं से अलग बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। अब यहाँ देख लीजिए, इसकी परिभाषा भी दी गई है कि जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए कि वह लोक सीमा से परे हो, बाहर हो, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसके उदाहरण के द्वारा यहाँ हम इस कार्य को करेंगे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अब बच्चों ऊपर दी गई पंक्तियों में महाराणा प्रताप एक नदी के किनारे खड़े होकर यह सोच रहे थे कि चेतक इस नदी को कैसे पार करेगा। तभी उनके चिंतन करने के दौरान ही उनका जो घोड़ा है वो नदी को उस पार नज़र आता है। यानी इस क्रिया को दिखाया गया है कि चेतक नदी को पार कर कर वहाँ खड़ा है, अतः यह लोक सीमा के परे है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। अब है कढ़त साथ ही म्यानते असिरिपुत तंते प्राण। तो ऊपर की पंक्तियों में कहा गया है कि म्यान से तलवार निकलते ही दुश्मनों के प्राण निकल गए। यानी यहाँ तलवार के म्यान से निकलने के पूर्व ही शत्रुओं के प्राण को निकलता दर्शाया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि क्रिया चिंतन के पूर्व ही हो रही है, इसीलिए यह जो है अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब अगला उदाहरण देखें बच्चों, 9वां नंबर प्रश्न।
इस प्रश्न में कहा गया कि निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प सही का निशान लगाए। बच्चों, यह आपके प्रश्न पत्र में भी सवाल आता है। दूसरा नंबर सवाल होता है, पहला गद्य से जुड़े प्रश्न आते हैं, दूसरे जो होते हैं पद से जुड़े होते हैं। तो यहाँ जो है कि जन्म लेते हैं जगत में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पे चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेघ उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह सिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार के पदों से जुड़े प्रश्न वैकल्पिक बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे की पंक्ति कह रही है और इससे जुड़े आपके 5 नंबर के सवाल परीक्षाओं में आते हैं, तो उसे भी ध्यान में रखकर इससे हम सरल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसे एक प्रकार से हल करने की कोशिश करें कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, फूल निज सुगंध और निराले से रंग से, सदा देता कली को जो खिला, है खटकता सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरशीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब बच्चों, इससे जुड़े कुछ प्रश्न हैं जिनके यहाँ बहुवैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। आपको कविता को पढ़कर समझकर उसके सटीक आंसर जो हैं, बिल्कुल उचित जो उत्तर हैं, उसको यहाँ चिन्हित करना है। और क नंबर में प्रश्न पढ़ता हूँ कि यहाँ पौधे के किन किन अवयवों की बात हो रही है। तो पहला यहाँ जो उदाहरण दिया है, फूल और फल की, फूल और पत्तियों की, फूल और कांटे की और पत्तियों और कांटे की। तो जैसा यहाँ पद के अनुसार जो उत्तर सही है उसे हम यहाँ चिन्हित करेंगे और यहाँ उत्तर फूल और कांटे की होगी। दूसरा है, प्रकृति के किस प्रकार दोनों समान भाव से पालती है। चांदनी सभी पर चमकती है, चांदनी मेघ हवा दोनों समान रूप से प्राप्त होते हैं, चांद बादल और वर्षा समान रूप से ग्रहण करते हैं, हवा दोनों को समान रूप से सहलाती है। तो प्रकृति किस प्रकार दोनों के समान भाव से पालती है, यह प्रश्न आप बनाएंगे। कांटे की प्रवृत्ति क्या होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता, वह सभी को आहत करता है, वह फूल की सुरक्षा करता है, वह उंगली को छेद देता है। तो वह एक प्रकार से कह सकते हैं कि वह उंगलियों को छेद भी देता है। फूल सभी को प्यारा क्यों लगता है, क्योंकि उसकी पंखुड़ियों, कोमल पंखुड़ियों के कारण, उसकी खुशबू और निरारे रंग के कारण, उसकी मधुरता के कारण, उसकी आकर्षक छवि के कारण। तो सटीक उत्तर जो होगा उसकी खुशबू और निराले रंग के कारण। अब अगला प्रश्न है अंगा नंबर कि कुल की बड़ाई कब काम आती है। तो जब आपके व्यवहार में बड़प्पन हो, बड़प्पन का भाव ना रहने पर, स्वभाव में अहंकार हो, बड़प्पन में कसर रहने पर। तो इसका सही उचित उत्तर जो होगा वो होगा व्यवहार में बड़प्पन होने पर। अब आइए दोहराएं, यानी पूर्व पढ़े गए जो पाठ हैं उनसे जुड़े जो प्रश्न उत्तर कार्य हैं उसे हम करेंगे। जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समव्यवहारी से कहते हैं। अच्छे चरित्र वाला, सदचरित्र। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे हम स्वावलंबी कहते हैं। किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति कहलाता है। जो कड़वा बोलता है उसे हम कटुभाषी कहते हैं। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए कि नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो यहाँ पंचों ने जो निर्णय लिया वह सभी को मान्य था। तो पंचों ने जो निर्णय लिया वो सभी को मान्य था, यहाँ सही होगा। वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है, तो वह गुनगुने पानी से स्नान करता है, मैंने सही कर यहाँ बताया। उसके तो सारे इरादों पर पानी बह गया, उसके सारे इरादों पर पानी फिर गया, है ना, ऐसा हम लिखते हैं। बसंत ऋतु अच्छा लगता है, बसंत ऋतु बड़ा सुहावना होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके प्राण निकल रहा है, उसका प्राण निकल रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं, ऐसा हम लिखेंगे, या उसके प्राण निकल गए। अब है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। तो डिबिया का डिब्बा होता है, सेठ का सेठानी होता है या सेठाइन, सुता का बेटी, है ना, सुता का सूत होगा, बेटी नहीं होगा, यहाँ सूत होगा, गलत लिखा है। रूपवती का रूपवान होगा, है ना। अब 13 नंबर प्रश्न देखें। नीचे लिखे वाक्यों में जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए। तो पहला है भारत ने नया उपग्रह छोड़ा, यह भूतकाल में होगा। अध्यापक विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाएंगे, यह भविष्यत काल है।
ममता खाना पका रही है। यह वर्तमान काल है। अनेक चित्रकारों ने सुंदर चित्र बनाए। यह भूतकाल का उदाहरण है। उसने मुझे पुस्तक दी थी। यह भी भूतकाल का उदाहरण है। अब बच्चों, इस पाठ के अंतिम प्रश्न। पाठ दोहे में जो दोहा आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे मुख्य भाव पर आधारित कहानी लिखिए। तो यह आपको अपने से ही लिखना है, फिर भी मैंने आपको एक संकेत बिंदु दी है। मैं इसे पढ़ देता हूँ। चूँकि स्पष्ट रूप से यह दिख नहीं रही है तो मैं इसे PDF में भेज दिया हूँ, आप वहाँ देख लेंगे कई चीज़ें। तो एक बार की बात है, हम 4-5 दोस्त चौराहे पर खड़े देश दुनिया की बातें कर रहे थे। तभी एक मोटर कार बहुत तेज़ी से पार हुई और उसमें एक सामान्य स्तर के व्यक्ति को रौंदते हुए निकल गई। हम सब बड़े परेशान थे, पर हमने से किसी को जख्मी व्यक्ति की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। मैंने सबसे कहा, यह पुलिस केस है, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। मेरा अंतर्मन उसे उस तरह असहाय छोड़ने की गवाही नहीं दे रहा था। जख्मी व्यक्ति बुरी तरह से चोटिल होते हुए भी पूरे होश में था। उसने अपना बटुआ निकाल कर मुझे देते हुए कहा, इसमें मेरा परिचय पत्र और ATM कार्ड है, मुझे किसी नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। वह एक प्रोफेसर था और उसके ATM में अच्छे खासे पैसे भी थे। मैंने अपने मित्रों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। सचमुच इस घटना से मुझे आभास हुआ कि विपत्ति में सबसे पहले अपनी संपत्ति ही काम आती है या उसकी सहायता मिलती है। तो बच्चों, इस तरह आप भी कहानी लिख सकते हैं और जुड़े हुई कहानियों को यहाँ लिखकर आप इस पूरे प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह मैंने इस पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर कार्य को आपसे करवाए। अलंकार मैं चूँकि पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए आप इसे पढ़कर अच्छी तरीके से समझेंगे। और यदि किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप उसे बताएंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम मिलते हैं अगली कक्षाओं में। तब तक के लिए नमस्कार।